एक ऐसी जगह जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जहां हर कोना डार्क सीक्रेट से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन इतनी हल्की हो गई है कि सच और सपनों में फर्क करना मुश्किल लगता है। हर कदम पर सस्पेंस आपके साथ एक खामोशी का खेल खेलता है और हर पल ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा है, बस सामने आने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां दिखने वाली चीजें हमेशा सच नहीं होती और जहां इंसान अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाता है। वेलकम टू द माइंड बेंडिंग वर्ल्ड ऑफ शटर आइलैंड, जहां सस्पेंस मूवी के एंड तक छुपा रहता है और जब सच सामने आता है तब भी असली ट्रूथ को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो देखने के बाद आपको खुद से ये सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्या आप अपनी कल्पनाओं के अंदर हैं या फिर ये सब हकीकत है। साल 1954, तेज हवा में समंदर की लहरें किसी अनजाने डर की तरह गूंज रही थी। यूएस मार्शल एडवर्ड डैनियल्स अपने पार्टनर चक के साथ एक केस की तहकीकात करने निकल चुका था। उन लोगों का मंजिल था बोस्टन हार्बर के बीचों बीच बसा वो रहस्यमयी टापू शटर आइलैंड। शटर आइलैंड एक ऐसी आइसोलेटेड टापू जहां जाना किसी सजा से कम नहीं था। इस वीरान टापू पर खड़ा था एक मेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम था एशक्लिफ, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और मानसिक रूप से अस्थिर अपराधियों को कैद किया गया था। यहाँ हर मरीज अपने अंदर एक ऐसी अंधेरी कहानी छुपाए बैठे थे जिसे जानना किसी डरावने ख्वाब में उतरने जैसा था। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। उन्हीं मरीजों में से एक फीमेल मेंटल पेशेंट अचानक एक दिन पहले रहस्यमयी तरीके से एशक्लिफ हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। अब यूएस मार्शल एडवर्ड डैनियल्स और उसका पार्टनर चक को उस औरत की गुमशुदगी की इन्वेस्टिगेशन के लिए शटर आइलैंड भेजा जा रहा था। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिस केस को वो एक सामान्य जांच समझकर शुरू करने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाएगा जहां हर जवाब एक नए डर का दरवाजा खोलेगा और सच्चाई उनके अपने होश और हकीकत पर सवाल खड़ा कर देगी। बहुत ही जल्द वो दोनों शटर आइलैंड पर पहुंच गए। उस वक्त शटर आइलैंड पर एशक्लिफ हॉस्पिटल के डेप्यूटी वार्डन उनका इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड और चक से मुलाकात करने के बाद डेप्यूटी वार्डन उन्हें अपने साथ एशक्लिफ की तरफ ले जाने लगे। एशक्लिफ के करीब पहुंचते ही एडवर्ड की नजर चारों ओर पड़ी। हॉस्पिटल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी और उन दीवारों के ऊपर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हॉस्पिटल न होकर कोई जेल हो। मेन गेट के पास पहुँचते ही डेप्यूटी वार्डन ने एडवर्ड और चक से अपने वेपन्स जमा करवाए और फिर उन्हें अंदर ले जाने लगा। रास्ते में चलते हुए उसने उन्हें एशक्लिफ हॉस्पिटल के बारे में बताया। टोटल 3 वार्ड्स हैं। वार्ड जहां मेल पेशेंट्स को रखा जाता है, वार्ड बी फीमेल पेशेंट्स के लिए और फिर आता है वार्ड सी, वो जगह जहां सबसे खतरनाक मेंटल पेशेंट्स को रखा जाता है, जिन्हें काबू में रखना बेहद मुश्किल होता है। डेप्यूटी वार्डन ने साफ साफ वार्निंग दी कि वार्ड सी में जाना सख्त मना है। अगर कभी जरूरत पड़े तो ही जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त उनके साथ या तो डेप्यूटी वार्डन खुद होना चाहिए या फिर डॉक्टर कॉली की मौजूदगी जरूरी है। इतना कहने के बाद डेप्यूटी वार्डन ने एडवर्ड और चक को एशक्लिफ हॉस्पिटल के चीफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कॉली के पास ले गया। वो शख्स जो इस पूरे मिस्टीरियस हॉस्पिटल की कड़ियों को समझता था या शायद उन्हीं रहस्यों का हिस्सा था। डॉक्टर कॉली स्वभाव से बहुत ही शांत और खुशमिजाज थे। उन्होंने एडवर्ड और चक का एशक्लिफ हॉस्पिटल में अच्छे से स्वागत किया। फिर वो उस फीमेल मेंटल पेशेंट के बारे में बताने लगे जो एक दिन पहले ही इस हॉस्पिटल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उस मरीज का नाम था रेचल सोलांडो। रेचल के पति की मौत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गई थी और उसी सदमे ने धीरे धीरे उसके दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया था। एक दिन अपने टूटे हुए होश में रेचल ने अपने तीनों बच्चों को झील में डुबोकर मार डाला। इसके बाद उसे एशक्लिफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेचल ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने ही अपने बच्चों की जान ली थी। उसे अब भी यकीन था कि उसके बच्चे जिंदा है और वो किसी भी पल उसके पास लौट आएंगे। यहाँ तक कि रेचल को अब भी लगता है कि वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने ही घर में रह रही है। उसने अपने दिमाग में एक कल्पनात्मक दुनिया बना ली है जहाँ हम डॉक्टर और स्टाफ उसकी दुनिया के किरदार हैं। उसके हिसाब से हम कोई पोस्टमैन, डिलीवरी मैन या मिल्कमैन है। फिर डॉक्टर कॉली ने गंभीर आवाज में कहा, कल रात अचानक वो अपनी रूम से गायब हो गई। पर हैरानी की बात ये थी कि उस कमरे से बाहर निकलना नामुमकिन था। दरवाजा बाहर से लॉक था और खिड़की पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी हुई थी। फिर भी रेचल ऐसे गायब हुई जैसे वो साए की तरह
दीवारों के पार निकल गई हो। इसके बाद डॉक्टर कॉली ने एडवर्ड को रेचल की तस्वीर दिखाई। तस्वीर पर नजर पड़ते ही एडवर्ड के दिमाग में एक बच्ची की लाश दिखाई दी जो कई और लाशों के साथ थी। इसके बाद एडवर्ड को अचानक सरदर्द होने लगा। जब डॉक्टर कॉली ने वजह पूछा तो एडवर्ड ने बताया कि उसे सी सिकनेस है, यानी जब भी वो समंदर के रास्ते से सफर करता है उसे सरदर्द और बेचैनी महसूस होती है। ये सुनकर डॉक्टर कॉली ने उसे कुछ मेडिसिन दी और फिर दोनों को अपने साथ रेचल के कैबिन में ले गए। कमरे की तलाशी लेते वक्त एडवर्ड की नजर फर्श के नीचे छुपे हुए एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वो कागज पुराना और मुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर 2 अजीब सी लाइनें लिखी थी। द लॉ ऑफ 4, हु इज 67, 4 का नियम और 67 कौन है। डॉक्टर कॉली ने बताया कि ये रेचल की ही हैंडराइटिंग थी। कागज पर लिखी ये लाइनें किसी पहेली जैसी लग रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एडवर्ड के मन में शक गहराने लगा। उसे लगा कि रेचल ने इन लाइनों के जरिए किसी राज को बताने की कोशिश की है। इसके बाद डॉक्टर कॉली दोनों को लेकर हॉस्पिटल के कॉमन रूम में गए। उन्होंने बताया अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो उसे इस कॉमन रूम से होकर ही गुजरना पड़ता है, इसलिए अगर रेचल बाहर गई होगी तो वो यहीं से गुजरी होगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये कॉमन रूम रात में भी कभी खाली नहीं रहता था, हमेशा वहाँ गार्ड्स तैनात रहते थे। फिर सवाल ये उठता है अगर रेचल सच में बाहर गई थी तो वो सबके सामने से कैसे निकल गई। ये बात सुनकर एडवर्ड के शक और गहरे हो गए। अब उसे लगने लगा कि रेचल के भागने के पीछे खुद हॉस्पिटल स्टाफ का ही कोई हाथ है, वरना रेचल इस तरह से इतनी कड़ी सिक्योरिटी से गायब होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये एडवर्ड ने डॉक्टर कॉली को उस रात में ड्यूटी करने वाले सभी एम्प्लॉय की लिस्ट मांगी। इस पर डॉक्टर कॉली थोड़ा हिचकिचाने लगे। डॉक्टर कॉली एडवर्ड से कहते हैं फिलहाल मैं अभी हॉस्पिटल की स्टाफ से बात करवा सकता हूँ। मैं डिनर के बाद सबको कॉमन रूम में बुलाऊंगा, तब आप सबसे पूछताछ कर सकते हो। फिलहाल आप अभी रेचल की तलाश में डेप्यूटी वार्डन की मदद कर सकते हैं। डेप्यूटी वार्डन उस वक्त आइलैंड के किनारों में रेचल की तलाश कर रहे थे। वहाँ पर एडवर्ड और चक भी पहुँच गए। डेप्यूटी वार्डन उन दोनों से कहते हैं मेरे हिसाब से रेचल इसी आइलैंड में होनी चाहिए, क्योंकि कल रात बाहर तेज तूफान आया था। अगर रेचल समुद्र में तैर कर भागने की कोशिश भी करती तो समुद्र की लहरों के वजह से रेचल इन चट्टानों से टकराकर मर जाती और आइलैंड के किनारे ही पड़ी मिलती। पूरा आइलैंड छानने के बाद भी रेचल का कोई पता नहीं चला। तभी एडवर्ड की नजर दूर खड़े एक लाइट हाउस पर पड़ी, जहां 2 गार्ड्स चौकसी से पहरा दे रहे थे। एडवर्ड ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डेप्यूटी वार्डन से उस लाइट हाउस के बारे में पूछा तो उसने बताया वो बस एक पुराना लाइट हाउस है जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। एडवर्ड को ये बात कुछ अटपटी लगी, क्योंकि अगर वो सच में सिर्फ एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है तो वहाँ इतने कड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या जरूरत। फिर भी उसने उस समय अपनी शंका को मन में दबा लिया और दोबारा रेचल की इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। रात होते ही एडवर्ड और चक ने कॉमन रूम में हॉस्पिटल के सारे स्टाफ से पूछताछ शुरू की। एक एक व्यक्ति से सवाल किया गया, लेकिन किसी से भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो रेचल तक पहुंचने में मदद कर सके। इसी पूछताछ के दौरान एडवर्ड को एक अहम बात पता चली कि रेचल का ट्रीटमेंट डॉक्टर शीहान कर रहे थे। ये सुनते ही एडवर्ड ने तुरंत डॉक्टर शीहान से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन तभी डॉक्टर कॉली ने बताया कि डॉक्टर शीहान आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर चले गए हैं। ये सुनकर एडवर्ड और चक दोनों हैरान रह गए, क्योंकि जब एक दिन पहले ही डॉक्टर शीहान की मरीज रेचल रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थी, तो ऐसे वक्त पर उनका अचानक छुट्टी पर चले जाना किसी इत्तेफाक से कहीं ज्यादा एक राज जैसा लग रहा था। उसके बाद एडवर्ड ने सख्त लहजे में कहा मुझे अभी और इसी वक्त डॉक्टर शीहान से बात करनी है। लेकिन जब डेप्यूटी वार्डन ने रेडियो के जरिए डॉक्टर शीहान से संपर्क करने की कोशिश की तो तेज हवाओं और खराब मौसम की वजह से कोई जवाब नहीं मिला। सिग्नल बार बार टूट रहा था और हर कोशिश नाकाम जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉली ने माहौल को शांत करने के लिए एडवर्ड और चक को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। वो दोनों उनके साथ आशेक्लिफ आइलैंड के उसी पुराने बंगले में पहुंचे जहां हर चीज बेतहाशा सजी हुई थी। वहां डॉक्टर कॉली के साथ एक और शख्स मौजूद था, उनका सीनियर डॉक्टर नेरिंग। डॉक्टर नेरिंग मूल रूप से जर्मनी के एक साइकियाट्रिस्ट थे जो कई सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जैसे ही एडवर्ड को पता चला कि डॉक्टर नेरिंग जर्मनी से हैं, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो भीतर से गुस्से से भर उठा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एडवर्ड खुद एक अमेरिकन सोल्जर रह चुका था। युद्ध के दिनों में उसने नाजी कैंप्स में जर्मन सैनिकों की क्रूरता अपनी आंखों से देखी थी। बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी करते हुए, बच्चों और औरतों को मौत के हवाले करते हुए।
हुए। वो नज़ारे उसकी यादों में किसी जख्म की तरह दर्ज थे। शायद इसी वजह से एडवर्ड के दिल में जर्मन लोगों के लिए नफरत जड़ पकड़ चुकी थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद एडवर्ड ने सीधा मुद्दा उठा दिया। मुझे हॉस्पिटल की उन फाइल्स की जरूरत है। उन रिकॉर्ड्स के बिना मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर नेरिंग ने बिना झिझक इनकार कर दिया। ये सुनकर एडवर्ड का धैर्य टूटने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और फौरन कार्रवाई की ठान थी। वो बोला, ठीक है, मैं इस केस को यही खत्म कर रहा हूँ। आपको हमारा साथ देना चाहिए था, पर आप लोग हमारी जांच में रुकावट डाल रहे हैं। मैं ये रिपोर्ट तैयार करूंगा और सीधे FBI के हवाले कर दूंगा। हम कल ही शटर आइलैंड लौट रहे हैं। इतना कहकर एडवर्ड और चक डॉक्टर कॉली के घर से बाहर निकल आए और प्रशासन ने उनके रहने के लिए हॉस्पिटल क्वार्टर्स का इंतजाम कर दिया। रात की हवा में एक नया तनाव घुल रहा था। एडवर्ड के फैसले ने एशक्लिफे की दीवारों के भीतर के राजों को और परेशान कर दिया था। रात के सन्नाटे में एडवर्ड को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसकी पत्नी डलोरेस उसके सामने खड़ी थी, जो कुछ साल पहले एक हादसे में हमेशा के लिए उससे बिछड़ गई थी। डलोरेस की आंखों में एक अजीब सी उदासी और रहस्यमय चमक थी। वो धीरे से बोली, एडवर्ड, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। रेचल कहीं गई ही नहीं, वो यहीं है और वो औरत थी। एडवर्ड का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक वो झटके से नींद से जाग उठा। बाहर तेज हवा और बारिश से मौसम और भी खराब हो चुका था। तभी हॉस्पिटल की एक स्टाफ मेंबर ने खिड़की से बाहर झुंझलाते हुए कहा, ऐसे खराब मौसम में कोई भी फेरी नहीं आएगी, इसलिए मौसम ठीक होने तक तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। एडवर्ड ने खामोशी से सिर हिलाया। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। डलोरेस की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो सोचने लगा, क्या ये सपना सच में डलोरेस की कोई निशानी थी या फिर मेरी ही अंतरात्मा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। इसके बाद एडवर्ड और चक ने डॉक्टर कॉली से मुलाकात की। एडवर्ड ने कहा, हमें हॉस्पिटल के पेशेंट से बात करनी होगी। शायद उनमें से किसी को रेचल के बारे में कुछ पता हो। डॉक्टर कॉली पहले तो थोड़ा परेशान नजर आए, लेकिन एडवर्ड के जोर देने पर उन्होंने अनिच्छा से मंजूरी दे दी। एडवर्ड और चक ने एक एक करके हॉस्पिटल के सभी मरीजों से पूछताछ शुरू की, मगर ये देखकर एडवर्ड हैरान रह गया। हर मरीज रेचल के बारे में वही बातें दोहरा रहा था जो डॉक्टर कॉली पहले ही उन्हें बता चुके थे, जैसे सबने वही कहानी रट ली हो। फिर उनकी मुलाकात एक महिला पेशेंट कर्न से हुई। एडवर्ड ने कर्न से डॉक्टर शीहान के बारे में पूछा, जिस पर कर्न के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया। कुछ पल वो खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कान बनाकर बोली, शीहान बहुत अच्छे इंसान है। इतना कहकर उसने एडवर्ड से पानी मांगा। चक पानी लाने के लिए उठा और उसी वक्त कर्न ने झट से एडवर्ड की डायरी पकड़ी और उसमें कुछ जल्दी जल्दी लिख दिया। एडवर्ड ने जैसे ही वो पन्ना देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चक के लौटने से पहले ही एडवर्ड ने वो डायरी अपने कोट की जेब में छिपा ली। फिर एडवर्ड ने आखिरी सवाल किया, क्या तुमने कभी एंड्रू लेडीस नाम के किसी मरीज को देखा है? कर्न्स की सांसें थम सी गई और बोली, एंड्रू लेडीस? न मैंने कभी सुना न कभी देखा। इतना कहकर वो उठी और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। पूछताछ खत्म होने के बाद एडवर्ड और चक आपस में बातें करने लगे। अब तक उन्हें रेचल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। चक ने पूछा, जब मैं पानी लाने गया था तब उस औरत ने तुमसे कुछ कहा था क्या? एडवर्ड ने धीमे से डायरी निकाली। उस पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, रन, यानी भागो। एडवर्ड को महसूस हुआ कर्न्स उन्हें किसी खतरे के बारे में आगाह कर रही थी। चक ने पूछा, तुम हर मरीज से एंड्रू लेडीज के बारे में क्यों पूछ रहे थे? आखिर ये आदमी है कौन? एडवर्ड की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, एंड्रू लेडीज वही शख्स है जिसने मेरी बिल्डिंग में आग लगाई थी और उसी आग में मेरी पत्नी डलोरेस की मौत हो गई। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। सबूतों की कमी की वजह से वो बच गया, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसने एक स्कूल में आग लगाई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद वो एशक्लिफ हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ और वहाँ से जैसे गायब ही हो गया। एडवर्ड आगे बताने लगा, मैंने एंड्रू को ढूंढने के लिए एशक्लिफ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। फिर मेरी मुलाकात एक कैदी जॉर्ज नॉइस से हुई, जो पहले एशक्लिफ में भर्ती था। वो कहता था कि वहाँ मरीजों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो उन्हें ठीक करने के बजाय और पागल बना देते हैं। यहाँ तक कि सरकार खुद इन गंदे कामों को फंड कर रही है। अगर
मुझे एंड्रू लेडिस मिल जाए तो मैं इस हॉस्पिटल का पर्दा फाड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर चक सन्न रह गया। चक सोचते हुए कहा, आपने कहा अगर मुझे एंड्रू लेडिस मिल गया तो मैं एशक्लिफ का पर्दा फाड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त एक पेशेंट गायब हो गई और हमें वही देखकर बुलाया गया। लेकिन जरा सोचिए, ये वही जगह है जहाँ चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, जहाँ हर मोड़ पर गार्ड्स तैनात है। इन सब के बावजूद कोई पेशेंट कैसे फरार हो सकता है? और जब रेचल सोलैंडो गायब हुई तब उसकी सेल बंद थी, फिर भी वो कैसे बाहर निकली? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कोई आम गायब होना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। शायद इन्हीं लोगों ने आपको यही बुलाया है ताकि आप फंस जाएं और एशक्लिफ का सच कभी उजागर न हो पाए। चक की ये बात एडवर्ड के दिल पर जैसे बिजली गिरा गई। एडवर्ड ने कभी भी अपने दिमाग में इस संभावना को जगह नहीं दी थी कि उसे धोखा दिया जा रहा हो। अब शक की एक पतली सी परत उसके ऊपर छा गई थी और सवालों की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एडवर्ड और चक को डॉक्टर कॉली की तरफ से बुलावा आया। दोनों उनके पास जाने लगे। जब वो दोनों डॉक्टर कॉली के पास गए तब वहाँ डॉक्टर कॉली और हॉस्पिटल के बाकी सारे डॉक्टर्स एक साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि खराब मौसम की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल के सारे डोर्स और पेशेंट्स की सेल्स इलेक्ट्रिक लॉक्स पर चलती है। अगर पावर कट हो गया तो सभी लॉक्स खुल जाएंगे और सारे पेशेंट्स बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर कॉली ने तब जवाब दिया, हमारे पास बैकअप जनरेटर है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर नेरिंग ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, अगर वो बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया तो तब क्या करेंगे? उन्होंने आगे कहा, तभी हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 66 पेशेंट्स अपनी सेल से बाहर निकल गए तो उन्हें काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा। सबसे खतरनाक तो होंगे वार्ड सी के पेशेंट्स, जो न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। हॉस्पिटल में 66 पेशेंट्स हैं। ये सुनकर एडवर्ड को तुरंत रेचल के लिखे हुए उस कागज की याद आ गई जिस पर लिखा था 67 कौन है? एडवर्ड के जहन में सवाल उठ गया। जब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ 66 पेशेंट्स हैं, तो रेचल ने 67 लिखकर क्या बताना चाहा था? कहीं वो ये तो नहीं कह रही थी कि इस हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट भी है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। लेकिन डॉक्टर कॉली ने एडवर्ड का सवाल बीच में ही काट दिया और शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें वार्डन ने नहीं बताया? रेचल मिल चुकी है, वो वापस आ गई है। ये सुनते ही एडवर्ड और चक दोनों के होश उड़ गए। वो तुरंत डॉक्टर कॉली के साथ रेचल की सेल की तरफ दौड़ पड़े। एडवर्ड के दिल में एक ही बात थी, अब मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। सेल के अंदर रेचल शांत सी बैठी थी, बिल्कुल खोई हुई। एडवर्ड ने पूछना शुरू किया, कल तुम क्या कर रही थी? रेचल ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, सुबह मैंने थोड़ा जिम किया, फिर बच्चों के लिए खाना बनाया, उन्हें स्कूल छोड़ा और फिर मैं समंदर में तैरने चली गई। इतना कहकर रेचल एकदम रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके बाद उसने अपने ही बच्चों को मार डाला था। अगले ही पल वो अपना जख्मी दिल संभाल नहीं पाई और रोते हुए एडवर्ड को गले लगा लिया। लेकिन तुरंत हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स रेचल को पकड़ लिया। रेचल की इस नाजुक हालत को देखकर एडवर्ड को समझ आ गया कि रेचल से अब उसके सवालों के कोई जवाब नहीं मिलने वाले थे। इसलिए एडवर्ड वहाँ से चला गया और डॉक्टर कॉली के ऑफिस में वापस आ गया। उसी वक्त एडवर्ड को फिर से सिरदर्द होने लगा, जिसके लिए डॉक्टर कॉली ने उसे फिर से मेडिसिन दी। उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने एडवर्ड को आराम करने के लिए बेसमेंट में ले जाकर सुला दिया। जैसे ही एडवर्ड की आंख लगी, उसकी पुरानी डरावनी यादें भयानक सपनों के रूप में सामने आने लगी। सपने में एडवर्ड ने खुद को नाजी कैंप में पाया, जहाँ चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। उन्हीं लाशों के बीच एडवर्ड ने रेचल की लाश को देखा, जिसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। अचानक वो बच्ची जिंदा हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और एडवर्ड से कहा, आपने हमें क्यों नहीं बचाया? आप वक्त पर क्यों नहीं आए? एडवर्ड उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया और अगले ही पल उसने खुद को एक घर के अंदर पाया। वहीं पर रेचल भी मौजूद थी, पूरी तरह टूटी हुई और पागलपन में डूबी हुई। उसके सामने जमीन पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थी और उन्हीं में वो छोटी लड़की भी थी जिसे एडवर्ड ने कुछ देर पहले देखा था। शायद वो बच्चे रेचल के ही थे, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था।
एडवर्ड का दिल टूट गया। उसने उस बच्ची की लाश को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे पहचानने में बहुत देर हो गई। अगले ही पल एडवर्ड नींद से झटके में जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, आखिर ये छोटी बच्ची बार बार मेरे सपनों में क्यों आती है। तभी बेसमेंट के बाहर से शोर सुनाई देने लगा। हॉस्पिटल स्टाफ के बीच हलचल मच चुकी थी। दरअसल खराब मौसम की वजह से पावर कट हो गया था और बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सारी सेल्स खुल गई और सारे पेशेंट्स बाहर निकल आए। पूरा आशक्लिफ हॉस्पिटल अब अफरातफरी के माहौल में बदल चुका था। हॉस्पिटल का स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरफ भाग दौड़ कर रहे थे, मरीजों को काबू में करने और हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे। बाहर निकलकर चक ने एडवर्ड से कहा, क्यों ना इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर वार्ड सी में घुस जाया जाए, शायद वहीं हमें एंड्रू लेडिस के बारे में कुछ पता चल जाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए एडवर्ड और चक दोनों चुपके से वार्ड सी की तरफ बढ़ने लगे। दोनों ने हॉस्पिटल स्टाफ जैसे कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से किसी को उन पर शक नहीं हुआ। धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे और खामोश वार्ड सी के अंदर दाखिल हो गए, जहां हर कोने में सन्नाटा और डर घुला हुआ था। बस कहीं कहीं से पेशेंट्स की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक एक पेशेंट उन दोनों के सामने आ गया। जैसे ही उसने एडवर्ड को देखा, वो घबराकर भागने लगा। एडवर्ड को लगा शायद यही एंड्रू लेडिस है। वो तुरंत उसके पीछे भागा। चक पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन एडवर्ड और अंदर चला गया। अचानक पीछे से वही पेशेंट पलटा और एडवर्ड पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होने लगी। एडवर्ड ने किसी तरह खुद को बचाते हुए उस पेशेंट का गला दबोच लिया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरे पर रोशनी डाली, उसे एहसास हुआ ये एंड्रू लेडिस नहीं। थका हुआ एडवर्ड गहरी सांसें लेता हुआ अब और अंदर की ओर बढ़ने लगा। वार्ड सी के हर कोने में बस अंधेरा, डर और सड़न की बदबू थी। वो एक एक सेल को ध्यान से देख रहा था। तभी एक कोने से किसी की धीमी आवाज आई। कोई एंड्रू लेडिस का नाम बार बार ले रहा था। एडवर्ड सावधानी से उस सेल के पास गया और झिझकते हुए पूछा, क्या तुम एंड्रू लेडिस हो? जब वो पेशेंट हंसते हुए एडवर्ड के करीब आया, तो एडवर्ड उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डेडम जेल में मिला वही जॉर्ज नोएस था। याद है, यही वही शख्स था जिसने एडवर्ड को एशक्लिफ में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था। एडवर्ड ने जब जॉर्ज नोएस को यहाँ देखा, तो उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। जॉर्ज का चेहरा सूजा हुआ था, शरीर पर जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे उसे बुरी तरह से पीटा गया हो। जॉर्ज अपने जख्मों की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी वजह से ही उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ फेंक दिया, बंद कर दिया। वो लोग तुम्हारे साथ भी वही खेल खेल रहे हैं जो मेरे साथ खेला था। एडवर्ड ने गुस्से और हैरानी के बीच जवाब दिया, नहीं जॉर्ज, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब सच नहीं हो सकता। जॉर्ज आगे झुकते हुए बोला, सच नहीं तो एक बात बताओ, जब से तुम इस जगह पर कदम रखे हो, क्या एक भी पल ऐसा आया जब तुम बिल्कुल अकेले रहे हो? एडवर्ड फिर बोला, नहीं, मैं तो हमेशा अपने पार्टनर चक के साथ ही था। जॉर्ज ने फीकी हंसी के साथ कहा, बस यही तो खेल है। जॉर्ज ने हल्की हंसी के साथ कहा, जरा सोचो, क्या तुमने पहले कभी उस चक के साथ काम किया है? नहीं ना, तो फिर उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है एडवर्ड, ये पूरा खेल तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम एक जाल में फंस चुके हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। फिर उसने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली और कहा, और ये बताओ, तुम एंड्रू लेडिस को ढूंढते क्यों फिर रहे हो? सच तो ये है कि तुम अब तक डलोरेस को भूल नहीं पाए हो। जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगे, तुम खुद को इस जगह से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। एडवर्ड ने कहा, मैं डलोरेस को नहीं भूल सकता जॉर्ज। ये सुनकर जॉर्ज का चेहरा बुझ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें वाकई लेडीज को ढूंढना है तो वो इस वार्ड में नहीं मिलेगी, वो तुम्हें लाइट हाउस में ही मिलेगी। एडवर्ड ने जॉर्ज से वादा किया कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। इसके बाद वह औरत की तलाश में लाइट हाउस जाने के लिए निकल गया। लौटते वक्त रास्ते में एडवर्ड को चक भी मिल गया, लेकिन जॉर्ज की बातों ने एडवर्ड के मन में चक के खिलाफ शक का बीज बो दिया था। उसने चक से पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? चक ने बताया कि जिस मरीज को एडवर्ड ने घायल कर दिया था, वो उसे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले गया था। उसी दौरान उसने अंदर छिपकर मरीजों के रिकॉर्ड देखे। फिर उसने एडवर्ड को एक कागज दिखाया जो मरीज नंबर 67 का इंटेक फॉर्म था। इंटेक फॉर्म वो होता है जिसमें उस मरीज की सारी जानकारी होती है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो। इस फॉर्म से साफ झलक रहा था कि हॉस्पिटल में वाकई पेशेंट नंबर 67 मौजूद था। चक ने वह फॉर्म एडवर्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो, ये वही चीज है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन एडवर्ड की नजर अब किसी और चीज पर थी, लाइट हाउस पर। वो बेचैन
बेचैनी से बोला, ये सब बाद में देख लेंगे, पहले मुझे उस लाइट हाउस तक पहुँचना है। चक ने उसे रोकने की कोशिश की। एडवर्ड, शाम ढल चुकी है, लाइट हाउस तक पहुँचना आसान नहीं है। लेकिन चक के रोकने पर एडवर्ड के मन में उसके लिए शक और गहरा हो गया। इसलिए एडवर्ड ने चक को अपने साथ चलने से मना कर दिया। फिर वो अकेले ही जंगल के रास्ते लाइट हाउस की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने पाया कि जंगल के रास्ते लाइट हाउस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। काफी देर भटकने के बाद जब रास्ता और खतरनाक होता चला गया तो वो वापस लौट आया, उसी जगह जहाँ कुछ देर पहले चक उसके साथ था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चक वहाँ नहीं था। उसने नीचे झांक कर देखा, नीचे एक चट्टान पर चक गिरा हुआ था। ये देखकर एडवर्ड तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा, चक गायब हो चुका था। इधर उधर देखने पर उसे ऊपर पहाड़ी की चट्टानों के बीच एक छोटी सी गुफा नजर आई, जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। एडवर्ड किसी तरह उस गुफा के अंदर पहुंचा, लेकिन वहाँ चक नहीं था, बल्कि एक औरत थी जो वहाँ छिप कर बैठी थी। पहले तो वह औरत एडवर्ड को देखकर सहम गई, लेकिन जब एडवर्ड ने बताया कि वह यूएस मार्शल है तो उसने उसे अंदर आने दिया। एडवर्ड ने उस औरत से पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने बताया, मैं रेचल सोलांडो हूँ। यही रेचल सोलांडो है। ये जानकर एडवर्ड एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया, क्योंकि एशक्लिफ से भागी हुई उस मरीज का नाम भी रेचल सोलांडो ही था। लेकिन इस औरत ने कहा कि वही असली रेचल सोलांडो है। ये सुनकर एडवर्ड का दिमाग घूम गया। रेचल ने बताया कि एक समय पर वह इसी अस्पताल में डॉक्टर हुआ करती थी। उसने वो सारी बातें बताई जिनका अंदाजा एडवर्ड अब तक सिर्फ लगा रहा था। रेचल ने कहा, एशक्लिफ हॉस्पिटल में मरीजों के साथ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर मरीजों के दिमाग में सर्जरी करके उन्हें जिंदा लाश बना देते हैं। ऐसे लोग जो सब कुछ भूल जाते हैं, बस आदेश मानते हैं बिना सवाल किए। वो आगे बोली, मैंने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन तब हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे ही पागल साबित कर दिया और मुझे यहीं कैद कर लिया गया। किसी तरह मैं भाग निकली। अब मैं इन पहाड़ियों में छुप कर रहती हूँ। हर रोज अपना ठिकाना बदलती हूँ ताकि वो लोग मुझे दोबारा पकड़ न ले। एडवर्ड स्तब्ध खड़ा रहा। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। हॉस्पिटल स्टाफ ने किसी और को रेचल सोलांडो बनाकर उसे धोखे के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। उसके बाद रेचल ने एडवर्ड से सवाल पूछना शुरू किया, क्या तुमने हॉस्पिटल में मिली चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे मेडिसिन, सिगरेट, कॉफी वगैरह? एडवर्ड एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने बताया, हाँ, सर दर्द होने पर डॉक्टर कॉली मुझे एक दवा देते थे। ये सुनकर रेचल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिंतित होकर बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी एडवर्ड। वो दवा सिर दर्द की नहीं बल्कि भ्रम और हाल्यूसिनेशन की दवा थी। इसका असर तुरंत नहीं होता बल्कि 36 से 48 घंटे बाद शुरू होता है और इसका पहला लक्षण होता है हाथों का कांपना। एडवर्ड ने हैरान होकर अपने हाथों की ओर देखा। वो सचमुच कांप रहे थे। यह देखकर एडवर्ड के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उस रात एडवर्ड उसी गुफा में रह गया। अगले दिन सुबह एडवर्ड उस गुफा से बाहर निकला और सीधा एशक्लिफ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर कॉली से हुई। डॉक्टर कॉली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो मिस्टर एडवर्ड, कल रात आप कहाँ थे? वैसे अब हमें रेचल मिल चुकी है, इसलिए आपकी इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो गई है। तो बताइए, आप शटर आइलैंड से कब जाने वाले हैं? एडवर्ड ने थोड़ा शांत स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, अब मैं और चक दोनों बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सुनकर डॉक्टर कॉली के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उन्होंने कहा, चक? कौन चक? आप तो यहाँ अकेले ही आए थे, आपके साथ कोई नहीं था। ये सुनते ही एडवर्ड के कानों में रेचल की बातें गूंजने लगी। एडवर्ड को एहसास हुआ कि शायद डॉक्टर कॉली सच में उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, इसलिए उसने भी खुद को संभालते हुए कहा, सही कहा आपने। कौन चक? मैं तो यहाँ अकेला ही आया था। एडवर्ड को अब पूरा यकीन हो गया था कि एशक्लिफ हॉस्पिटल में उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। उसे लगा कि जैसे चक को भी उसी तरह गायब कर दिया गया है जैसे कभी एंड्रू लेडिस को किया गया था, और अब शायद चक को लाइट हाउस ले जाकर उसकी ब्रेन सर्जरी की जा रही है। वो बेहद सतर्कता से अस्पताल की सुनसान गलियों में आगे बढ़ने लगा। अचानक सामने से डॉक्टर नेरिंग आ गए। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही एडवर्ड पर नजर रख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बातों में उलझाने की कोशिश की, पर उसी दौरान उन्होंने धीरे से अपनी जेब से बेहोशी का इंजेक्शन निकाल लिया। लेकिन एडवर्ड अब पहले जैसा नहीं था। उसने फुर्ती से
डॉक्टर नेरिंग का हाथ पकड़ा और वही इंजेक्शन उन्हीं को घोंप दिया। कुछ ही पल में डॉक्टर नेरिंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एडवर्ड ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तेजी से हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल पार कर गया और सीधे समंदर में छलांग लगा दी। लहरों से जूझता हुआ ठंडे पानी को चीरते हुए वो किसी तरह लाइट हाउस तक पहुंच गया। वहाँ सिर्फ एक ही गार्ड मौजूद था। एडवर्ड ने अचानक उस पर झपट कर उसकी बंदूक छीन ली और बिना किसी हिचक के लाइट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे अपने सारे जवाब यही मिलने वाले थे। ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के बाद अंदर का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए थम गया। उस कमरे में पहले से ही डॉक्टर कॉली बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पता था कि एडवर्ड यहीं आएगा। कमरे के अंदर एडवर्ड ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहाँ डॉक्टर कॉली के अलावा कोई नहीं था, ना चक, ना कोई सर्जरी इक्विपमेंट। ये देखकर एडवर्ड और ज्यादा उलझ गया। उसी वक्त डॉक्टर कॉली ने बहुत शांति से कहा, एडवर्ड, तुम्हारे पास जो गन है उसमें गोली नहीं है। और उसके चेहरे पर एक पल को हैरानी छा गई। फिर डॉक्टर कॉली ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो एडवर्ड, हम बात करते हैं। तभी डॉक्टर कॉली ने फोन उठाया और किसी से कहा, डॉक्टर शीहान को ऊपर बुलाए। ये सुनते ही एडवर्ड का चेहरा जम गया, क्योंकि अब तक उसे बताया गया था कि डॉक्टर शीहान वही डॉक्टर है जिन्होंने रेचल सोलांडो का इलाज किया था। एडवर्ड ने कांपते हुए पूछा, क्या डॉक्टर शीहान छुट्टी से वापस आ गए हैं? डॉक्टर कॉली ने जवाब दिया, डॉक्टर शीहान कभी अस्पताल से गया ही नहीं। फिर उन्होंने एडवर्ड की तरफ देखा और उसकी कांपती हुई हथेली पर नजर ठहराई। तुम्हारे हाथ बहुत कांप रहे हैं, क्या तुम्हें हैल्यूसिनेशंस भी हो रहे हैं? एडवर्ड का चेहरा सख्त हो आया। उसने तेज आवाज में कहा, और ये तुम्हारी ही चोरी है। तुमने मुझे सिरदर्द की दवा कहकर नशीली दवा दी। तुम लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कल डॉक्टर रेचल से मुलाकात की थी, उन्होंने भी यही कहा था। तुमने उन्हें भी तो पागल साबित करने की कोशिश की थी, पर वह बच निकली। डॉक्टर कॉली फिर बहुत गंभीर स्वर में बोले, एडवर्ड, तुम जो कह रहे हो वो दवाओं की वजह से नहीं है। ये वो सच्चाई नहीं जिसे तुम देख रहे हो। तुम पिछले 2 साल से एशक्लिफ में एडमिट हो। तुम्हारे इलाज के दौरान जो मेडिसिन हमने दी थी वे अब बंद कर दी गई हैं और अब तुम्हें विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। यही तुम्हारे हाथों का कांपना और भ्रम का कारण है। डॉक्टर कॉली ने धीरे से कहा, और जो डॉक्टर रेचल तुमने कही वो तुम्हारी रिजर्वेशन नहीं है। असल बात यह है कि रेचल सोलांडो नाम का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। एडवर्ड, अगर तुम्हें सच में जो तुम ढूंढ रहे हो वो कोई एंड्रू लेडिस है, तो वो वही शख्स है जो तुम हो। ये सब सुनकर एडवर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर कॉली उसे पागल साबित करने के लिए इतनी बेहुदी बातें कर सकते हैं। गुस्से में भरे एडवर्ड पर कोई असर न देखकर डॉक्टर कॉली ने धीरे से एक फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाई। वो वही पेशेंट नंबर 67 की इंटेक फॉर्म थी। एडवर्ड अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस फॉर्म में साफ साफ लिखा था, पेशेंट नेम एंड्रू लेडिस, और उस फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई थी वो एडवर्ड डैनियल्स की जिंदगी से एक एक चीज मिलती थी। यहाँ तक कि लिखा था, एंड्रू लेडिस फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वर्कड एज अ US मार्शल। अब एडवर्ड की आंखों में गुस्सा और शक दोनों जलने लगे। वो चिल्लाया, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? ये सब झूठ है। अब सीधा बताओ मेरा पार्टनर चक कहाँ है? डॉक्टर कॉली ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पास रखे एक बोर्ड की ओर बढ़कर उस पर से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही एडवर्ड की आंखें फैल गई। उस बोर्ड पर 2 नाम लिखे थे, एडवर्ड डैनियल्स के सामने एंड्रू लेडिस और रेचल सोलांडो के सामने डलोरेस चैनल। जरा गौर से देखो एडवर्ड डैनियल्स में जो भी अक्षर है वही सारे अक्षर एंड्रू लेडिस में भी मौजूद है, और रेचल सोलांडो के सारे लेटर्स भी डलोरेस चैनल से ही बनाए गए हैं। डॉक्टर कॉली आगे बोले, असल बात ये है, ये जो एडवर्ड डैनियल्स और रेचल सोलांडो है वो असल में तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के नाम एंड्रू लेडिस और डलोरेस चैनल है, जिन्हें तुमने अपने दिमाग में तोड़ मरोड़ कर एक नई पहचान दे दी। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, और यही है लॉ ऑफ 4, 4 नाम, 2 असलियतें और एक सच्चाई कि तुम ही हो हमारे पेशेंट नंबर 67। डॉक्टर कॉली ने गंभीर स्वर में कहा, 2 साल पहले तुमने ही अपनी पत्नी डलोरेस को मार डाला था और इसी गिल्ट ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाए और इसी दर्द से बचने के लिए तुम्हारा दिमाग पूरी तरह बिखर गया। उन्होंने आगे कहा, अपने अपराध से भागने के लिए तुमने अपने दिमाग में एक नई पहचान बना ली। एडवर्ड डैनियल्स नाम का एक काल्पनिक व्यक्ति
व्यक्ति। तुमने खुद को एंड्रू लेडिस से अलग कर लिया और उसी की तलाश में निकल पड़े। मतलब तुम अपने ही अपराधी को खोजने निकले थे। मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारी उस कल्पना की दुनिया में ही जीने देता, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस अस्पताल के सबसे खतरनाक मरीज हो। तुमने यहाँ के स्टाफ और मरीजों पर कई बार हमला किया है। 2 हफ्ते पहले तुमने जॉर्ज नॉइस को भी लगभग मार ही डाला था। एडवर्ड गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। जॉर्ज को तुम लोगों ने मारा था, मैं नहीं। डॉक्टर कॉली शांत स्वर में बोले, नहीं एंड्रू, तुम्ही ने जॉर्ज पर हमला किया था क्योंकि उसने तुम्हें लेडिस कहकर बुलाया था। वो इस अस्पताल में तुम्हारा सबसे नजदीकी था और जब उसने तुम्हें सच्चाई याद दिलाने की कोशिश की तो तुम्हारे दिमाग ने उसे एक नई कहानी में बदल दिया कि तुम उससे देधम जेल में मिले थे। लेकिन हकीकत ये है कि तुम उससे यहीं एशक्लिफ हॉस्पिटल में मिले थे। जॉर्ज तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था एंड्रू। वो कहता था कि अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे ऊपर लैबोटॉमी सर्जरी कर दी जाएगी। लैबोटॉमी एक ऐसी सर्जरी होती है जो उन मरीजों पर की जाती है जिनका इलाज अब मुमकिन नहीं होता। इस सर्जरी के बाद इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन वो एक चलती फिरती लाश बन जाता है। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर कॉली ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने इस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं किया। तुमने इस लैबोटॉमी की बात को तोड़ मरोड़ कर एक नई कहानी बना ली कि इस हॉस्पिटल में मरीजों पर इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना ही होगा एंड्रू। लेकिन एडवर्ड को डॉक्टर कॉली की बातें सिर्फ एक जाल लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसे पागल साबित करने का नाटक है। उसी पल दरवाजा खुला और चक कमरे में दाखिल हुआ। वो सीधे जाकर डॉक्टर कॉली के पास खड़ा हो गया। एडवर्ड की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। डॉक्टर कॉली ने कहा, एंड्रू, यही है डॉक्टर शीहान जो पिछले 2 सालों से तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। एडवर्ड को झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भरोसेमंद साथी, वो जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, असल में एक डॉक्टर था और ये सब एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। गुस्से से भरे एडवर्ड ने पास रखी गन उठाई और डॉक्टर कॉली पर कई गोलियां चला दी। खून चारों ओर बिखर गया, लेकिन डॉक्टर कॉली खड़े रहे और अगले ही पल एडवर्ड की आंखें फैल गई क्योंकि डॉक्टर कॉली के कपड़ों पर से खून गायब हो गया और शरीर पर कोई घाव नहीं था। एडवर्ड ने नीचे झांककर अपनी बंदूक देखी। वो तो सिर्फ प्लास्टिक की बनी थी। एडवर्ड को समझ आ गया, जो कुछ वो देख रहा था, जो कुछ अभी अभी हुआ, वो सब उसके दिमाग का भ्रम था। उसके बाद डॉक्टर कॉली ने एडवर्ड को कुछ तस्वीरें दिखानी शुरू की। उन तस्वीरों में 3 छोटे बच्चे पानी में डूबकर मरे पड़े थे। डॉक्टर कॉली ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम इन्हें भी झुठलाओगे एंड्रू? क्या तुम इन बच्चों को भी नहीं पहचानते? ये तुम्हारी ही बेटी है, वही जो तुम्हारे सपनों में बार बार आती है। एडवर्ड की नजर अब उन तस्वीरों में से एक छोटी सी बच्ची पर टिक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आने लगा था। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी रेचल थी। एडवर्ड की सांसें भारी हो गई और उसके जहन में पुराने दर्दनाक लम्हे उभरने लगे। उसे याद आया, वो एडवर्ड डैनियल्स नहीं था बल्कि वही था एंड्रू लेडिस। 2 साल पहले एंड्रू और उसकी पत्नी डलोरेस के बीच रिश्ता बिगड़ चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर से लौटने के बाद एंड्रू गहरे डिप्रेशन में चला गया था। वो नशे में डूबता गया और अपनी पत्नी और बच्चों से दूरी बना ली। एंड्रू का यही बेरुखा रवैया धीरे धीरे डलोरेस के मानसिक संतुलन को तोड़ने लगा। एक दिन उसके पागलपन ने हद पार कर दी। डलोरेस ने अपने ही अपार्टमेंट में आग लगा दी। सब कुछ राख में बदल गया, लेकिन एंड्रू फिर भी उसकी हालत को गंभीरता से नहीं ले पाया। कुछ दिनों बाद एंड्रू ने शहर छोड़कर एक शांत झील के किनारे अपना नया घर बनाया। एंड्रू कुछ दिन अपने काम में उलझ गया था। जब वो अपने घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी डलोरेस भीगी हुई शांति से झील के किनारे बैठी है। एंड्रू को ये देखकर कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे पास गया तो उसकी नजर झील में पड़ी और उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि डलोरेस ने अपने पागलपन में अपनी ही 3 बच्चियों को झील में डुबोकर मार डाला था। एंड्रू भागता हुआ पानी में उतरा और अपने 3 बच्चों को बाहर निकालकर जमीन पर लिटा दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी डलोरेस उसके पास आई। उसके गले लगकर रोते हुए बोली, एंड्रू, मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से आजाद कर दो, प्लीज मुझे छुड़ा दो। एंड्रू समझ चुका था कि उसकी डलोरेस अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर एंड्रू ने अपनी बंदूक उठाई और डलोरेस को गोली मार दी। ये सब देखने के बाद एंड्रू का दिमाग सुन्न हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पल में ही बेहोश हो गया। जब एंड्रू की आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर लेटा पाया। सामने डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शीहान मौजूद थे। डॉक्टर कॉली ने शांत लहजे में कहा, अब हम ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं।
कि तुम यहाँ क्यों आए थे? एंड्रू ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने ही अपनी पत्नी डलोरेस को मारा था। उसके बाद मेरा दिमागी हाल पूरी तरह बिगड़ गया था, इसलिए मुझे यहाँ एडमिट किया गया। मेरी वजह से ही मेरा पूरा फैमिली खत्म हो गया। डलोरेस अक्सर कहा करती थी कि उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और जब तक मुझे सब कुछ समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर कॉली बोले, जब तुम्हें एशक्लिफ में भर्ती कराया गया था तब तुम्हारे दिमाग ने एक और कहानी गढ़ ली थी। उस कहानी के अनुसार एशक्लिफ हॉस्पिटल से रेचल नाम की एक पेशेंट गायब हो गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया था। असल में तुम्हारा दिमाग ऐसी झूठी कहानियां बनाकर तुम्हें सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब तक तुम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तब तक हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक अल्टरनेटिव तरीका अपनाया। हमने ये कोशिश की कि तुम्हारी अपनी कहानी के मुताबिक ही एक पूरा नाटक रचा जाए, ताकि तुम खुद अपनी आंखों से देख सको कि जो तुम सोच रहे हो वो सब मुमकिन नहीं है। पेशेंट नंबर 67 रेचल सोलैंडो, तुम्हारे पार्टनर चक का गायब होना और हॉस्पिटल में पेशेंट्स पर हो रहे इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन का हिस्सा था। डॉक्टर कॉली ने आगे गंभीर स्वर में बताया, तुम्हारी बिगड़ती और खतरनाक बर्ताव को देखकर एशक्लिफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी यादें वापस नहीं दिलाई जा सकती और तुम खतरनाक बने रहे तो तुम्हारी लैबोटोमी सर्जरी कर दी जानी चाहिए। लैबोटोमी के बाद तुम्हें बिल्कुल शांति में बदल दिया जाएगा, एक जिंदा लाश की तरह। उस सर्जरी के बाद तुम सोच नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। इससे अस्पताल का और स्टाफ का जोखिम खत्म हो जाएगा। लेकिन एंड्रयू हैरान होकर कहने लगे, पर अब तो मुझे सब कुछ याद आ चुका है। इस पर डॉक्टर कॉली ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूर एंड्रयू, लेकिन ये सब हम तुम्हारे साथ पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी हम ये थेरेपी 2 बार आजमा चुके हैं। लगभग 9 महीने पहले, ठीक आज की ही तरह, उस दिन भी तुम्हें अपनी असली पहचान, अपने गुनाह और अपनी हकीकत सब याद आ गया था, मगर तुमने फिर से सारी बातें भूलकर अपनी ही बनाई हुई कहानी की दुनिया में लौट गए थे। इस बार हमारे पास तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुम अपनी रियलिटी को ठुकराकर फिर से अपने इमेजिनेशन की दुनिया में चले गए तो हमें मजबूरन तुम्हारे ब्रेन की लैबोटोमी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि बेहद पेनफुल प्रोसेस है और उसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। अगले सुबह एंड्रू हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। दूर से डॉक्टर कॉली और डॉक्टर नेरिंग उसे देख रहे थे। दोनों को चिंता थी कि कहीं वो फिर से सब कुछ भूलकर एडवर्ड ना बन जाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर शिहान उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, तो अब आगे क्या सोचा है? इस पर एंड्रू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना होगा। डॉक्टर शिहान ये सुनते ही एकदम सन्न रह गया। एंड्रू के मुंह से चक शब्द सुनते ही उसे समझ आ गया कि एंड्रू का दिमाग फिर से रीसेट हो चुका है। वो फिर से अपनी रियलिटी को भूलकर एडवर्ड डैनियल्स बन गया है और अब फिर अपनी ही कल्पना की दुनिया में फंस चुका है। शिहान ने दूर खड़े डॉक्टर कॉली की तरफ इशारा किया। एंड्रू फिर से एडवर्ड बन गया है। डॉक्टर कॉली के चेहरे पर गहरी निराशा झलक रही थी। उन्होंने हर संभावना आजमा ली थी, लेकिन एंड्रू अब भी अपनी कल्पनाओं की कैद में है। आखिर उन्होंने मजबूरी में लैबोटोमी सर्जरी का फैसला ले लिया। हॉस्पिटल स्टाफ एंड्रू की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे सर्जरी रूम ले जा सके। ये देखकर एंड्रू ने शिहान की तरफ देखा और कहा, जानते हो चक, कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या ज्यादा बुरी बात होगी टू लाइव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन, यानी कि एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छे इंसान बनकर मर जाना। डॉक्टर शिहान उसकी बातों का मतलब समझकर हिल गया। अब उसे पता चल गया था कि एंड्रू ने कुछ भी नहीं भुलाया था, वो सब कुछ याद रखता था। लेकिन एंड्रू ऐसी यादों के साथ अब जीना नहीं चाहता था जहाँ उसकी अपनी पत्नी और बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। ऐसी गिल्ट के साथ जीना उसके लिए मौत से भी बदतर था। इसलिए उसने जानबूझकर ये दिखाया कि वो फिर से पागल हो गया है ताकि उसकी लोबोटोमी सर्जरी की जा सके और वो हमेशा के लिए इन दर्दनाक यादों से मुक्त हो जाए। हॉस्पिटल स्टाफ एंड्रू को सर्जरी के लिए ले जाता है जहाँ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी और वो अपने सभी दर्द, गुनाह और यादों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर कैरेक्टर, हर ट्विस्ट और हर सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और याद रखें, कभी कभी असली कहानियाँ सिर्फ तभी खुलती है जब हम अपनी आँखों से सच को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अननोन।